सर उस ज़माने की जो ज़िंदगी थी और आज की जो लाइफ है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या लगता है आपको उनके रिश्तों में? उस वक्त की ज़िंदगी जो है बहुत आसान थी, बहुत कोई कंपल्शन नहीं था कि वो होता है ना कि ऊपर से ओवर प्रेशर हो, ये सब हाँ, कुछ हाँ। नहीं था। आज का बच्चा जो है वो प्रेशर में बहुत रहता है, ज़्यादातर कि सर। प्रेशराइज है, पढ़ाई लिखाई एक हैवी लगती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस इंसान की तब है कि जब वो अपने में सेटिस्फैक्शन फील करे तो सक्सेस है कि हमने जो किया है ठीक किया है। अगर आप इस पर हैं कॉन्फिडेंस तो यही सक्सेस। आपके हिसाब से लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है जो आज के ज़माने मतलब किसी भी व्यक्ति को अभी के टाइम पे नहीं करनी चाहिए? सर प्लीज़ एक बार आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, फ्रॉम 1961 अप टू 2006 आई वर्कड इन शिया पीजी कॉलेज एज ए professor here, as a teacher here. In the start as a teacher, then as a professor, and retired in 2006 from mathematics department of Shia PG College. 2006. 2000 में आप 2006 2006 मैं रिटायर हुआ. हाँ। After that, I was called by Professor S.P. Singh, Vice Chancellor, National PG. He was a principal National PG College. यस सर। उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे कॉलेज को संभाल लीजिए. तो मैंने वहाँ की हेडशिप की, मैथ की, ओके। फ्रॉम 2006 टू 2008. उसके अंदर ओके। फिर मेरी लड़की यूएस से आ रही थी तो मैंने उनसे रिलीव किया अपने को कि यहाँ अपने बच्चों के साथ आ रही है. हाँ। तो उनका कॉलेज का प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो. हाँ, तो हाँ। मैंने अपने को वहाँ से उस वक्त अलग किया. हाँ। 2008 में 2008 में शिया कॉलेज से मैं कनेक्टेड रहा. इन लोगों ने मुझे मैनेजिंग कमेटी में यहाँ लिया. मैनेजिंग कमेटी शिया पीजी कॉलेज, इसमें मैं रहा. यहाँ मैं क्लासेस लेता रहा. हाँ, हाँ। अब तो अभी भी ले रहा हूँ. हाँ। अब तक ले रहा हूँ. हाँ, अभी तक। तो ये कॉलेज तो छूटा नहीं मुझसे है. और फ्रॉम 1980 टू 1982 हाँ। आई टुक BSc क्लासेज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU मैथ डिपार्टमेंट. AMU BSc की क्लास. सर वहाँ भी आप लेते थे? हाँ दिए मैंने 2 साल. वहाँ के हेड ने मुझसे रिक्वेस्ट की हाँ, हाँ। कि आप ये क्लासेज लें. हाँ। रिसर्च पीरियड में मैं वहाँ था. हाँ। UGC के अंडर में, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन से. मैं यहाँ ऑन लीव था शिया पीजी कॉलेज से. ये गवर्नमेंट सैलरी हमें मिल रही थी तो ऑन लीव था मैं वहाँ. इस वर्क को मैंने रिसर्च का वहाँ किया. तो वहाँ मुझे क्लासेस भी दिए उन्होंने और बड़ी रेपुटेशन वहाँ के लड़कों ने मुझे बहुत चाहा. हाँ। क्लास ये मुझे पता है. तो उसके बाद मैं यहाँ पर नेशनल पीजी कॉलेज वालों ने मेरा 2 साल लिया बाद में. हाँ, हाँ। ये 2006 से 2008. और अभी भी यहाँ का एक और कॉलेज है जो कोचिंग में यहाँ की कई थी जिन्होंने मेरा टाइम लेना था घर पर आके. तो मैंने दिया कुछ कोचिंग को कि देखूँ भाई इनका भी कोचिंग का क्या है. कई लड़कों की बहुत प्रोमिनेंट कोचिंग्स थी जिन्होंने मेरा समय लिया. अच्छा. और इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे इनवाइट किया इन्हीं ने. डॉक्टर ये BHU में आपको इनवाइट किया गया? हाँ BHU में मेरा लेक्चर हुआ. बहुत बड़ा लेक्चर हुआ था. अभी इंटरनेट पे है वो लेक्चर का टॉपिक मुझे दिया गया था. हाँ. ये अभी 25 मई की बात है. अच्छा यही 26 मई को मुझे इनवाइट किया गया था. हाँ. और एज ए गेस्ट लेक्चर वहाँ मेरा हुआ. उस लेक्चर को टॉपिक मुझे दिया गया था इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग. नोट कर लीजिए. भारत में इंस्टीट्यूशंस को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए. ओके. पूरे भारत की. हाँ, हाँ. तो उस पर मेरा आधे घंटे का ये लेक्चर था. उस पर उनके डायरेक्टर जो थे इस सेंटर के डायरेक्टर प्रेम नारायण सिंह, प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह. नोट कर लीजिए प्रोफेसर. उनका मेरे पास लेटर आया जिसमें उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भेजा. सर्टिफिकेट आपको मिला? सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इसी पूरे लेक्चर पर. हाँ, हाँ. तो मैंने बताया कि भारत में इंस्टीट्यूशंस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता. हाँ, हाँ. तो ये और वहाँ ये हमारे ये स्टूडेंट हैं जो मैंने बताया जो डीन हैं. हाँ, इसी सेंटर के प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव. तो वो मुझसे उन्होंने मैथ
पढ़ी और मैथ ऐसी पढ़ी जो इनके बहुत पुअर थे, कमज़ोर थे वो, बहुत पुअर। और उसके बाद वो इसी टॉपिक में बहुत उनको मैथ आउट ऑफ 73 आउट ऑफ 75 मिले सर और शुरू में उनके 35 आउट ऑफ 100 थे। आपसे पढ़ के बहुत आगे चले। वो उन्होंने मेंशन किया है सब, अच्छा। मेरे पास जो भेजा है। हाँ वो ऑल ओवर इंडिया इस वक्त लेक्चर देते हैं, वो बहुत एबिल हैं, हाँ हाँ। प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव। अच्छा तो मेरे इस मोबाइल में है, उनका मैसेज है बहुत बड़ा कि किसी और मौके पर आप नोट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपका बचपन कैसा था, मतलब कोई ऐसा पल जो अभी तक आप भूल ना पाए? हाँ, बचपन में ये है कि हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे बहुत शौक। अच्छा, आप क्रिकेट के बहुत शौकीन थे? हाँ, क्रिकेट बहुत खेली हम लोगों ने। हाँ। हमारे भाई फुटबॉल के इंडिया के प्लेयर रहे, बड़े भाई हमसे। क्या नाम था भैया का? सैयद सईदुल हसन तफी, वो इस वक्त दिल्ली में है। अच्छा। और लंदन में उनका लड़का है जो इंजीनियर है आरामको कंपनी में, बहुत बड़ा। हमारा पढ़ाया वो भी है लंदन में। वो यहाँ पढ़ा महानगर बॉयज़ कॉलेज से उसने। यहाँ ये था कि भाई क्रिकेट वगैरह खेलने में हम लोगों को चोटें वोटें तो आती ही नहीं भाई। हाँ हाँ तो हम लोग को भी आती हैं। तो चोट खाने के आदी रहे। अच्छा, घर से मार नहीं पड़ती थी हम लोग की तरह? पड़ती थी कहीं निकल गए और छोटे होते तो ये नहीं ख्याल होता था कि किधर जाना है, क्या ग्रुप है पूरा। हाँ हाँ। तो ग्रुप के साथ अपने इधर उधर कभी एक आध बार बाहर चले गए। जो पुराने लखनऊ में ये सब आज की भीड़ तो थी नहीं, उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती थी रोड पर, एक आध गाड़ी गुजरती थी। ओके। और उस ज़माने में जो सवारी के लिए जाना आना लोग करते थे, हाँ। वो लखनऊ में कहलाता था इक्का। इक्का? हाँ, इक्का से लोग? घोड़ा लगा होता अच्छा, था। हाँ, हाँ। और एक उस पर बैठने का चौकोर हाँ, हाँ। सीटिंग थी, उस पर बैठ के लोग आते जाते थे। और उसमें 10 पैसे 5 पैसे पर जैसे बहुत बड़ा रास्ता है तय हो जाता था। ओके। 5 पैसे का सिक्का देखे आज तो बहुत ज़्यादा कीमत हो गई। 1943 से आप हैं तो इसमें क्या? ये 50s की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जब हम 6-7 साल के हो गए हैं, तो हाई स्कूल में हमारा उस वक्त हम बैठ नहीं सकते थे, एज इतनी कम थी। तो हमारे सर आपको बैठने नहीं देते थे वहाँ पे? 1956 में हमारा हाई स्कूल हुआ। हाँ हाँ। तो उस वक्त हम एक्चुअल हमारी पैदाई 45 की थी। 45? हाँ, और लिखाई गई 43। अच्छा। हम नहीं तो हाँ, हाई ताकि स्कूल में बैठने नहीं मिलेगा। तो ये हुआ। ओके सर, बचपन की कोई कहानी ऐसी जो अभी तक आपको याद हो, अभी तक आप भूल ना पाए हो? हाँ, तो उसमें हम लोगों को शुरू में ये था कि जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर पहले ज़माने के एतबार से हमारे यहाँ एक इमाम बाड़ा है, बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है जो उन्हीं का। हाँ हाँ। हाँ, जिसमें रहते थे हमारे फादर भी उसी में पूरा गुजारते थे। आप आएंगे तो उसमें इस इमाम बाड़े में 2 हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर आ चुके हैं। 2 बार? हाँ, मुलायम सिंह जी पहले आए। हाँ हाँ। जब हमारे फादर की डेथ हुई। हाँ। और दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली से आए थे? दिल्ली से कंडोलेंस देने आए इसी इमाम बाड़े में। हाँ। एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस। और दूसरे हमारे राजनाथ सिंह जी ये आए। अच्छा। ये इमाम बाड़े को चूमा उन्होंने अंदर जाके। अच्छा। हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से, और वो भी डिफेंस मिनिस्टर थे। दोनों डिफेंस मिनिस्टर भारत के इसी इमाम बाड़े में आए। सर उस ज़माने की जो ज़िंदगी थी और आज की जो लाइफ है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या लगता है आपको उनके रिश्तों में? लगता है उस वक्त की ज़िंदगी जो है बहुत आसान थी, बहुत आसान। बहुत आसान? हाँ। आज में कोई कंपल्शन नहीं था कि जो होता है ना कि ऊपर से ओवर प्रेशर हो, ये सब कुछ नहीं था। आज का बच्चा जो है वो प्रेशर में बहुत रहता है। ज़्यादा है कि प्रेशराइज है, पढ़ाई लिखाई एक हैवी लगती है। हाँ, बहुत ज़्यादा लगता है। उस वक्त ऐसा नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई में हम लोग पढ़ाने जो बैठते थे, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें कोई वो नहीं, प्रेशर नहीं मालूम होता था। सर आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से, मतलब आपका दिन कैसे शुरू होता है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, इतने तो हेल्थ का हमारी टाइमिंग हमेशा से रही कि हम सवेरे 4:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। हाँ, 4:30 बजे आँख खुलती है। उसके बाद अभी भी सर? हाँ, अभी भी यही टाइमिंग है। अभी इस अब टाइम रात के अगर 1 बजे भी सोएंगे, आँख खुल जाएगी 4:30 बजे।
एक्सरसाइज करते हैं आप अभी भी? हमें कोई ना अलार्म लगाना है, कुछ आप नहीं। अभी एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, एक्सरसाइज नहीं, उठ के हम चलते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, वॉकिंग वॉकिंग करते हैं वॉकिंग आप। हमारी होती है। पहले ये था कि क्रिकेट खेलने हम लोग 4 साढ़े 4 बजे उठे, सुबह 6 बजे, हाँ 6 बजे क्रिकेट खेलने चले जाते थे। अभी अब तो मार पड़ती है। हाँ, सूर्य निकलने से पहले ही, उदय होने से पहले सब लोग आ जाते थे सारी टीम के? हाँ, वो पूरी टीम के कई मेंबर थे। अब तो दोस्त आते ही नहीं। हम लोग जाके नेट लगा के पूरी प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, तो उसमें हम लोग था, तो उस वक्त क्रिकेट खेलने में कुछ ऐसे भी थे। एक था क्रिश्चियन डगलस कुत्ता करके, उसकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। तो आपकी जब और बड़े हुए थोड़ा, तो आप ही से कुछ छोटे होंगे, वो डगलस कुत्ता क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन। उनकी तो विकेट कीपिंग करते थे वो। अच्छा, और एक हमारे नागा स्वामी करके थे उसमें, मद्रासी। मद्रासी। हाँ, वो इंडिया की टीम में भी लिए गए थे, स्पिनर थे। इंडियन की टीम में स्पिनर बॉलिंग के लिए? तो हम लोग, हाँ, तो हम लोगों की प्रैक्टिस में होते सब साथ में आप लोग प्रैक्टिस हाँ, करते थे? क्रिकेट की प्रैक्टिस जहाँ हम लोग करते थे। वाह। तो ये शुरू का आपको बता रहे हैं। तो उसमें जाहिर है हमारी बॉडी जो है अपने को हैबिचुअल की, अच्छा, खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग कर, फास्ट बॉलिंग हमने की है आपने? हाँ, कितने विकेट? यहाँ पर KKC कॉलेज में टीचर्स टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का मिला प्राइज। बेस्ट बॉलर का प्राइज मिला आपको? बॉलर का प्राइज मिला। ये हमारी हम लेने नहीं गए वो प्राइज, मौका ही नहीं मिला था हमें जाने का, हम यहाँ पर नहीं थे। अब एक चीज़ आपको और बता दें, जो आप हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ, कहाँ से होता है? हर एक के साथ होता है कोई ना कोई बड़ा वाकया जो उसे याद रहता है। गणित हम नहीं पढ़ना चाहते थे। आप लेकिन अब मैथ्स आप पढ़ना ही नहीं चाहते थे? हाई स्कूल में हमारे बड़े भाई जो साइंटिस्ट थे ITRC में, ITRC में साइंटिस्ट थे? हाँ, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत जोर दे के हमें, नई इंजीनियरिंग की बड़ी ज़रूरत थी कि हाई स्कूल करने के बाद 56 में हाई स्कूल हमारा हुआ। तो उन्होंने मैं एशिया कॉलेज में एडमिशन हमारा कराया कि मैथ में ही कराएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम मैथ नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने जिद करके हमें मैथ दी थी भाई। इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखा हुआ है आपने। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे सर होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो कभी कभी एक लेवल पे ही रह जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो एक कम IQ लेवल होता है उनका, लेकिन वो कभी कभी बहुत हाई कर जाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने एतबार से बहुत इसमें हाई स्कूल में बहुत कम एज में हाई स्कूल में बैठी। बता रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर थी। ओके। खेल वेल में ज़्यादा, खेलने में बहुत इंटरेस्ट था हमारी। तो इसमें हम बहुत ही, हमारे मैथ में तो बहुत ही पुअर थे। कितना परसेंट आया था सर मैथ में? तो हमारे 35% से ऊपर नहीं थे, यूँ समझ लीजिए। 35%? 30-35%। तो ये बहुत पुअर था। हम चाह ही नहीं रहे थे मैथ लेना। तो उन्होंने प्रेशर करके हमारे बड़े भाई ने, नहीं यही ठीक है, दिलवाई। फर्स्ट ईयर में हमारी जो मैथ थी उसको पढ़ाने वाली शिया PG कॉलेज में एक टीचर थे, डॉक्टर वजीर हसन आब्दी। तो ये इंटरमीडिएट में शिया कॉलेज के मैथ के टीचर थे। मैथ के टीचर थे वहाँ? हाँ, ये थे। ओके। अच्छा, इन्हीं ने PhD की लखनऊ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर RP अग्रवाल के अंदर। ये वाइस चांसलर भी रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, RP अग्रवाल था। और जयपुर यूनिवर्सिटी के भी VC रहे, जयपुर में 2 जगह के VC, डॉक्टर RP अग्रवाल। ओके। हमें बहुत चाहते थे, हमारे टीचर थे ये। अच्छा, ये आपके टीचर थे? हमें पढ़ाया मैथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हमको इनके 2 खत हमारे पास थे, लिखे हुए, हैंड रिटन। हाँ, डॉक्टर RP अग्रवाल। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनके अंडर में PhD इन्हीं ने की है। और इनके अंडर में PhD एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो उनका नाम है, नाम जहन से मैं बता दूंगा। वो इस वक्त BBD यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के हेड हैं। BBD में, यहाँ पे? हाँ, BBD में इंजीनियरिंग के हेड हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। आपके स्टूडेंट? उन्होंने PhD उन्होंने भी की इन्हीं डॉक्टर RP अग्रवाल साहब के अंदर में। अच्छा, आप दोनों? अच्छा, आप फिर हो? तो वो इस वक्त जो हैं BBD के हेड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनका नाम मैं भी बता रहा हूँ, याद आ जाए। तो वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो ये बता रहा हूँ आपको, उस वक्त के वज़ीर हसन आब्दी साहब ने हमें इंटर में
पढ़ाते थे। अच्छा, और पीएचडी अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई थी, जाते थे यूनिवर्सिटी और पढ़ते थे। आते थे। ओके। और इनको थोड़े से पॉलिटिकल भी हिसाब में थे वो। वहाँ के कलकत्ता में वेस्ट बंगाल जो है, हाँ हाँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु, चीफ मिनिस्टर ज्योति जी, बासु। इनके दोस्तों में थे। अच्छा। वजीर शनाब्दी साहब के, कम्युनिस्ट लीडर, ये कम्युनिस्ट पार्टी से मुताल्लिक थे। कम्युनिस्ट पार्टी। ज्योति बासु ज्योति बासु। उन्हीं के दोस्तों में थे। ओके। तो बहुत पॉलिटिकल भी बहुत स्टैंडिंग थी इनकी अच्छी। हाँ हाँ। और ये पढ़ाई लिखाई में और बहुत ब्रिलियंट थे और जीनियस थे ये वजीर शनाब्दी, बहुत जीनियस आदमी। तो ये हमारे मैथ में हम कमज़ोर थे। हाँ 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 हाँ। बहुत पुअर हमारा रिजल्ट था। जब फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में आए तो उन्होंने हमें मौलाना कहते थे। अच्छा। क्योंकि हमारा सब मौलाना का पूरा हाँ हाँ, काम समझ रहे हैं, बताए थे। अरे भाई आप पढ़िए, हमें बड़ा वो कहते देखिए सब। हम सोचते थे क्या पढ़िए करते हैं हमसे, लो अब देखें ये मैथ है क्या। मैथ में हम इतने कमज़ोर माने जा रहे हैं क्या ये। हमने हमको थोड़ा सा गाइड यहाँ पर जो गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में, हाँ हाँ 2 महीने की होती हैं। हाँ, होती हैं। उसमें हमारे ये बड़े भाई जिन्होंने कंपेल करके हमें भेजा था, अच्छा, तो इन्हें कुछ फिगर से ज्योमेट्री की चीज़ें दिखाई हैं। ज्योमेट्री। ओके। जैसे कोन कैसे बनता है, हाँ। और सिलेंडर कैसे बनता है पेपर से दिखा के। जैसे नहीं वो आपको उन्होंने ही सिखाया था। हाँ, मेरे बड़े भाई ने। अच्छा। जैसे ये सिलेंडर हो गया, हाँ ये बन गया। हाँ इसी से ये कोन हो गया। हाँ हाँ। ये शेप हमारे जहन में उन्होंने डाली कि कैसे हैं शेप, कैसी शेप कैसे बनती है, मैथमेटिकल। अच्छा, भैया ने सिखाया था आपके? ये मैथमेटिकल है। इससे हमें ज़्यादा सा इंटरेस्ट बना कि हाँ इसको हम समझें, देखें कि इसकी और चीज़ें क्या हैं। अच्छा, वो जो मेंसुरेशन। अच्छा। इस पर हमारा जहन तो लगा। सर आपके टाइम के जो स्कूल्स होते थे और जो आज हमारे टाइम के स्कूल्स हैं, सर उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है आपको जो आज? प्रैक्टिकल अप्रोच पहले चीज दी जाती थी। अच्छा, पहले प्रैक्टिकल दी जाती थी। हाँ, हम जैसे फील्ड में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं बॉल कैसे जा रही है, क्या है, खेले हैं ना। हाँ हाँ हाँ। किस किस की बॉल। अब ये पैराबोला में जाती है, ये जो शेप बनती है इसकी पैराबोलिक, अंडर ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें बाद में समझ में आने लगी। तो अब के एजुकेशन सिस्टम में ये प्रैक्टिकल नहीं बताया? प्रैक्टिकल का में अब समंदर के अंदर जो लहरें बन रही हैं आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा लहर क्या है, वेव्स क्या है, कैसे। तो सर हर बच्चे कैसे देखेंगे उस वेव को? जाए होना चाहिए। अच्छा, ये होना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो नहीं है कमरों में बैठे रहेंगे खाली देखते रहेंगे तो प्रैक्टिकल तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। कहाँ, इसमें हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं देख सकते। लेकिन सर प्रोजेक्टर पे तो पढ़ा सकते हैं, ऐसा ये ठीक है या नहीं? हाँ, वो पढ़ा रहे लेकिन प्रैक्टिकली जाके देखना। अच्छा, वो अलग जैसे है। न्यूटन ने देखा कि हाँ। शेप गिरा, हाँ हाँ इतनी बड़ी थ्योरी ग्रेविटेशन की बनाई हूँ, देख कर प्रैक्टिकल देख। हाँ, समझ गया। प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज़। तो सर तो जो भी साइंस है, आपकी जितनी भी साइंस है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर। अगर आप खाली थ्योरी देखेंगे तो नहीं क्लियर होगी, प्रैक्टिकल। अच्छा, तो सर जो पहले के स्टूडेंट होते थे और अब के स्टूडेंट में सर इनकी साइकोलॉजी में कैसा डिफरेंस लगता है आपको, क्योंकि आपने सब देखा हुआ है? हाँ, तो मॉडर्न और ये है पास्ट। कि उस वक्त उनको पढ़ाई लिखाई का एक ऊपर से बोझ नहीं मालूम होता था, अब बोझ मालूम होने लगा। अब बोझ लग, सर ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता उसका है। बोझ मालूम होने का रीज़न ये है कि वो आउटडोर में कम जाते हैं। आउटडोर में चलना फिरना चाहिए, खेलें, खेल बहुत ज़रूरी है, बगैर खेल के कोई चीज़ नहीं है। बॉडी तभी आपकी फिक्सअप होगी। प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ आप देखें हम कैसे अरे फिक्सअप सर, अपने yes. प्ले में। अब हम चलते हैं फिरते हैं सब करते हैं, वरना ये 80 ईयर्स की एज में 80 है हमारी, वैसे 82 है। 2 साल मैंने बताया ना। हाँ हाँ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये जीने से यहाँ तक चल के आए। हाँ हाँ, यस यस सर। हमें तो नहीं ये लिफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो सर ये है। ओके सर, आपके हिसाब से क्या, जैसे हमारा मार्क्स कम आता, थोड़ा पढ़ने में मैं वीक हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में स्टूडेंट के लिए? मैं यूँ इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए काउंटिंग है जैसे, हाँ हाँ बगैर काउंटिंग के दुनिया नहीं चल रही। हाँ। चलेगी? नहीं चलती। काउंटिंग कहाँ से आई पहले तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ प्लीज़। ये 1170 और
1250 की बात है। कितने साल हुए? 1250। ये पीरियड काउंट कीजिए कितने साल का हुआ। तो 80 इयर्स की एज में हाँ। एक इटालियन मर्चेंट थे, हाँ। उनका नाम था लियोनार्डो दा पीसा। नोट कर लिए, रोनाल्डो क्या होता है सर? लियोनार्डो हाँ, दा दा पीसा। पीसा का मीनार है ना इटली में, अच्छा, पीसा। PISA। हाँ हाँ, पीसा। लियोनार्डो दा पीसा। पीसा। ओके। तो इनका निक नेम था अ, 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 इनका निक नेम बता रहा हूँ मैं, फिबोनेकी। फिबोनेकी नोट करिए, FIBO हाँ, फिबोनाची। NACCI। ओके। फिबोनेकी सीक्वेंस एक है, अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ओके। नोट कर लिए सीक्वेंस का भी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, SEQ हो गया। 1 लिखिए, सीक्वेंस का नंबर हाँ, लिखिए। 1, 1, हाँ, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 13। 21 ओके सर। एंड सो ऑन। ओके सर, ऐड करते करते ऐसे बन जाता है, फिबोनाची कहते हैं उसे। हाँ, फिबोनाची सीक्वेंस ये क्या हाँ। है ये मैं बता रहा हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस जो है, आपकी जितनी भी प्लांट्स हैं, हाँ हाँ फ्लावर्स, हाँ हाँ उनकी पत्तियाँ इसी सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। हाँ, 1 पॉइंट ऐसे कुछ आता है सर। या 5 होंगी, हाँ या 8 होंगी, हाँ हाँ या 13 हाँ होंगी, हाँ या सर। 21 होंगी। या सनफ्लावर की इसी सीक्वेंस में 200 से ऊपर है वो नंबर। उसके स्पाइरल जो बनती हैं ओके वो सब इसी में। ये मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूँ आपको, ओके। कि भाई बॉटनी से मुताबिक हाँ हाँ फिबोनाची इतना बड़ा वर्क है। तो ये हमारे इनका पीरियड मैंने बताया कि ये इटालियन मर्चेंट थे, हाँ हाँ। और ये भारत भी आए और अरब कंट्रीज भी गए। अलग। अरब, ये इराक और ये जो ईरान वगैरह की तरफ, अच्छा। वहाँ भी ये गए और भारत में भी आए। हाँ, दोनों जगह ये मर्चेंट थे। हाँ, हाँ। तो आने शिप से आना जाना होता था, हाँ, पानी के जहाज से। हाँ। तो इन्हीं ने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम यूरोप में दिया। अच्छा। ये नोट कर लीजिए, ओके। इन्हीं ने। ये क्या होता है सर, फिर से बताइए। हिंदू अरबिक हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम इन्होंने ही दिया था। इन्हीं ने यहाँ से लेके यूरोप के कंट्रीज में दिया। अपने यहाँ से लेकर के यूरोप के कंट्री में हमारे दिया। यहाँ का। अच्छा। देखिए, ओके। यही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ ओके। कि आज जो दुनिया चल रही है, पूरे अर्थव्यवस्था, हाँ हाँ इकोनॉमिक्स, सारी कॉमर्स, हाँ, ये थे नंबर पर, ये सारा उस पर। हाँ हाँ तो ये सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम, ये भारत से और अरब कंट्रीज से हिंदू अरबिक सिस्टम ही कहलाता है। ये इन्हीं ने यूरोप वालों को दिया कि यहाँ से लेके भारत से। तो ये, और इन्हीं ने 1202 में एक किताब लिखी। 1202। हाँ, क्या नाम है किताब का? किताब का नाम बोल रहा हूँ, लाइबर, LIBER। हाँ, लाइबर। एबैकी, ABACCI। आई हो गया सर। ये है किताब का नाम। इसके अंदर इन्होंने सारा सिस्टम दिखाया है कि कैसे ये हिंदू अरबिक सिस्टम है, और इसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने पेश की। तो जैसे आपने 1947 देखा होगा, फिर 1975, 1991, आपने सब कुछ, मतलब सारा इंसिडेंट आपने देखा हुआ, चाहे वो वॉर हुआ या फिर क्राइसिस हुए, जैसे 2008 में क्राइसिस आया था, आपने सब देखा हुआ है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतने सब देखने के बाद आपको कैसा फील होता है अभी इस टाइम पे? हमें सब में है तो भाई, एक तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन और सुनने में, देखने में हुआ। तो कहीं पर जैसे लड़ाइयाँ, दंगे जो होते हैं, इससे तबीयत बड़ी होती है। ये नहीं होना चाहिए। ये, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है प्रोग्रेस के लिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये पड़ता है, पूरा एक सिस्टम पाथर पड़ता है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ होती है, इससे हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए हम क्लासेस में आप देखते हैं, जाते हैं, तो हम इस चीज़ को भी कहते हैं। हाँ हाँ, बताते हैं। बच्चों को ये मालूम हो कि हमें पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है। सबसे बड़ी सेवा तो पहली है घर पर। हमने कहा नहीं ना आपको कल, जो हाँ हाँ लॉ वाले को हम अच्छे से हमने देखा। पहला काम ये है कि कानून को समझें, लॉ को समझें, अपने देश का कानून और घर का कानून क्या है भाई, माता पिता के सामने कैसे
तो पढ़ाई लिखाई आज बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये शुरू से बेस है शिक्षा का। भारत जो है शिक्षा का बेस है संसार में। इतनी अच्छी शिक्षा कहीं नहीं मिली जो हमारे भारत में, कि गुरु को क्या पोजीशन दी जाती है। तो जो चाणक्य का आपको पता है शिक्षा का कितना बड़ा है। चाणक्य शिक्षा को बढ़ाने में हमारे देश का कितना बड़ा है महत्व। हाँ कि हर संसार का हर देश हमारे यहाँ से सीखता है, भारत से सीखता है। ये है बहुत बड़ी बात। अच्छा, फिर हमारे ज़माने में ये था कि हमारे, जैसे हमने बताया कि हमारे जो ग्रैंड फादर थे धार्मिक बहुत पढ़े थे, जाते नहीं थे कहीं उनसे मिलने। सब आते थे। बताए सर। तो अपनी जगह नहीं छोड़ के जाते थे। ओके सर, जो गांव का माइंडसेट होता है बच्चों का, जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम होते हैं, और जो शहर का होता है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्या लगता है आपको, जो बहुत डिफरेंस है गांव के और शहर में? गांव की अच्छी हवा है, अच्छा पानी सर एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा डिफरेंस है पढ़ाई के बारे में? ऐसा पढ़ाई के मामले में गांव में पढ़ाई अच्छी हो सकती है अगर, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा है वहाँ। हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट गांव में शहर से ज़्यादा अच्छा होता है। पानी है, हवा है, आपको अच्छा मिलेगा। शहर में क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो जाता है, वो पॉल्यूशन देहात और शहर में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर ये विलेजेस में। तो लेकिन तो सर विलेजेस की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा अच्छी है बनस्बत आज के दौर में शहर से। लेकिन सर यहाँ पे अपडेटेड रहता है ना, जैसे अभी AI आ गया। हाँ। तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को। हाँ। वहाँ के बच्चों को ऐसा कुछ कोई टीचर्स बताते हैं? हम यूँ कहेंगे कि अगर ये इसमें फ्रीक्वेंट कुछ विजिट्स हो कि देहात के यहाँ आए और यहाँ के देहात जाए। अच्छा, ये बता रहे हैं। तो ये जो है ट्रांसफर तरह का रोटेशन अगर रहे कि थोड़ा हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं देहात जाएँ, देहात के स्टूडेंट यहाँ आए सीखें, तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा आगे शिक्षा के लिए। ये तो सर जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से क्या बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया इंटरनेट ने, या फिर आपके हिसाब से बताइएगा, या फिर उन्हें उनसे और जोड़ दिया? ऐसा कि नहीं, देखिए कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं कि इंटरनेट के बिना आज की दुनिया चल नहीं पा रही है। हाँ, हम इसको भी इग्नोर बात नहीं कर रहे कर हैं। सकते। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आर्थिक व्यवस्था हर चीज़ कंट्रोल हो रही है इसी से, इंटरनेट से। गवर्नमेंट जो है बेस है इंटरनेट का। इतना बड़ा सिस्टम है गवर्नमेंट का। 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की है। 140 करोड़ की प्रॉब्लम कितनी होंगी? बहुत बहुत जी। ज़्यादा। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। यस सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत। मैनुअल नहीं हो सकता। ओके। इतनी प्रॉब्लम है, उसको ये सॉल्व कर लेगी AI आसानी से। जो हमारे मोदी जी ने कहा कि AI की पढ़ाई अब पूरे भारत में होगी, मतलब आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, अब आएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या सर? बहुत बड़ी ड्रॉबैक। प्लीज़। ड्रॉबैक क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आपका बैंक सीज हो जाता है, आपका अकाउंट जो है गायब हो जाता है। हाँ, ये जो साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। इसको आपको कंट्रोल करना है। इसके लिए ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है जो दुनिया में पूरी वर्ल्ड भर में है। साइबर क्राइम। ओके। इसमें बच्चों को भी गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं साइबर क्राइम में। हाँ। तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। इसको कंट्रोल करना होगा, वरना तो ये बहुत अच्छा है AI बहुत अच्छा है। सर जैसे मैं आपके थोड़े लाइफ लेसन्स के बारे में और कुछ मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। सर आपके हिसाब से लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है जो आज के ज़माने मतलब किसी भी व्यक्ति को अभी के टाइम पे नहीं करनी चाहिए? ऐसी कोई गलती जो पहले लोग करते थे और आपके हिसाब से इस ज़माने में वो गलती नहीं करनी चाहिए हमें? इसको गलती जो है, देखिए बच्चों में सबसे बड़ा ये है कि ये जो मोबाइल का मिस टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा है। हर वक्त मोबाइल लेके बच्चे बैठते हैं, स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे। हाँ। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक चल रही है। इससे मेंटल अप्रोच जो है, अपनी मेंटल जो फैकल्टी है, उस पर असर पड़ रहा
और सर जो यंग लोग हैं जो 20 से या 25 के हैं उनको वो भी इसी में उलझे हुए हैं। ज़्यादातर आप देख लीजिए लेके चल रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि सामने से एक्सीडेंट हो जाएगा क्या। कितने ही हो रहे हैं, ये देखते हैं हम ट्रेन हाँ, सर। की पटरी से गुजर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम, आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं और एक्सीडेंट। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इससे बचना चाहिए। इसको ही मैंने कल की स्पीच में भी कहा था कि जो हैं कानून पढ़ रहे हैं, ये इसका भी कानून समझें कि हम कैसे कंट्रोल करें अपने बच्चों की इस बात को, उनको थोड़ा सा घुमाएं फिराएं ताकि इससे ज़्यादा हटे, टोटल इस पर ना लगे, बहुत टाइम देते हैं। सर अगर आपको एक बार दोबारा, अगर आप 25 साल के हों और एक बार आपको दोबारा पूरी ज़िंदगी जीने का अगर फिर से मौका दिया जाए तो सर क्या गलतियाँ आप जो कभी नहीं करना चाहेंगे दोबारा, ऐसे कोई मिस्टेक्स? हाँ, मिस्टेक तो वैसे भाई देखिए, अगर देखा जाए कि इन मनुष्य का यहाँ आना जो है वो भी एक है ही, उससे गलतियाँ तो होती ही हैं। सर कोई ऐसा है कोई नहीं। कोई 3 मिस्टेक्स बता दीजिए बस, कोई 3 मिस्टेक्स जो आप कभी नहीं करेंगे। हाँ, मिस्टेक ये है कि भाई सबसे कभी अपनी बात को, अक्सर ये होता है कि हम अपनी गलती को छुपाने के लिए गलत और बात बोलते हैं। हाँ। ये नहीं होना चाहिए, ओके। गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, सेकंड सर? अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें एक्सेप्टेंस उसकी करनी चाहिए, बजाय ये कि हम लड़ें झगड़ें। अब जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, हमारे साथ ड्राइवर साथ थे, यही शुक्ला जी, हाँ। गाड़ी चला रहे थे। एक जहाँ पर दूसरे ने टक्कर मार दी, हाँ हाँ तो ये उतरे, उसको 4 गालियाँ दी, हाँ हाँ। उसने भी पलट के गालियाँ दी। अच्छा सर। हाँ हाँ ये हुआ। हाँ तो हमने इनसे कहा आपने गाली क्यों दी उन्हें? हाँ। आप ये कहते जब भगवान से कि इसके मुंह की ये जो गालियां हैं ख़त्म हो जाए, भगवान ऐसा करो, इसके लिए आप दुआ दे देते, बजाय कोई गाली आपको लगी तो है नहीं, उसके मुंह से गाली निकली, हाँ उससे आपको बुरा लगा। हाँ। तो आप भगवान से ये दुआ मांगते कि इसके मुंह से ये गालियां ख़त्म हो जाए, बजाय कि आप भी गाली दे के जवाब दें। तब तो उन्होंने फॉलो किया और इसका नतीजा अच्छा होता है। आप दूसरे को फ़ौरन पलट के जवाब देने की कोशिश ना करें, ये अच्छी चीज़ नहीं सर थर्ड मिस्टेक जानना चाहता हूँ मैं, तीसरी मिस्टेक जो नहीं करेंगे कभी। है। हाँ, तीसरी मिस्टेक यही है कि भाई हम अपने ऐसे बड़ों की इज्जत करें हमेशा, ये ना करें, कोई भी हो। ओके। वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि बड़ों की इज्जत नहीं करते। अब मैं सड़क पर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि एक एजेड आदमी है, बहुत ज़्यादा बेचारे चलने में दिक्कत हो रही है, हमसे बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए वो कमज़ोर है कुछ है, अगर हम वहाँ पर हेल्प कर देंगे उनकी तो कोई नुकसान नहीं है, अगर है हमारे पास समय। तो ये गलती ना करेंगे हम यूँ देख के यूँ ही गुजर जाएँ। तो हमारे भारत की सभ्यता कहती है शुरू से कि अगर हैं सामने तो आप उसको सहायता दें। ओके। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आज के दौर में नहीं है। ओके। लोग गुजर जाते हैं, केले छिलके पड़े हैं, ये तो पुरानी बात है, अरे भाई हटा दीजिए, कोई फिसल के ना गिरे। तो ये है रुकावट, अगर आप हटा सकते हो हाँ। तो ज़रूर करिए। ओके। ये एक अच्छी बात है, ये देश के अंदर हमारे बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। अब हम चल रहे हैं, घर के अंदर बराबर होता है कि चल रहे हैं, चींटी को नहीं देखा, हाँ। पैर रख दिया, ख़त्म हो गई। तो क्या हम देख कर नहीं चल सकते? ये मैं कह रहा हूँ। ओके सर। तो भाई सर इतनी सी है जान, वो तो अपने रास्ते पर चल रही है, और हम वहाँ पर देख रहे हैं, देखे बिना हम यूँ चले गए तो होगा ना। तो ये आँख हमें क्यों मिली है? देखने के लिए। काहे के लिए मिली है? भाई आँख मिली है, हाथ और जिस्म के जो भी हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो सर एक इंसान को अपने लाइफ में सबसे ज़रूरी सीखना क्या है? सबसे ज़्यादा क्या उसे ज़रूरी है उसे सीख लिया जाए, कभी भूला ना जाए, ऐसा क्या सीखना ज़रूरी है एक इंसान को? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई हमें विद्या लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो यही है, एजुकेशन। लाइफ को लाइट करने के लिए, सही करने के लिए विद्या का लेना आवश्यक है हर एक के लिए। ये बहुत नेसेसरी आइटम है, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई जैसे एक वो है आपका पड़ोस में जो गरीब है कोई, हाँ हाँ हाँ। वो अपने काम काज कर रहा है, मजदूरी कर रहा है,
अरे अगर आपको समय मिले तो उसे भी थोड़ा सा शिक्षा की बात बता दीजिए, हम करते हैं। हाँ हाँ सर, यस सर। कोई है तो उसके क्या हो, बैठ जाओ थोड़ा सा समय निकालो, ये तुम्हारे काम आएगा। भाई अपना हिसाब किताब ही कर सकते ठीक से, थोड़ी सी गणित समझ लो या लैंग्वेज सीख लो, हिंदी लिखना सीख लो ना, बात तो कम से कम पहुँचा सको दूसरे तक। सर जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शायद ये ठीक नहीं होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप को, एक रिश्ते को मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक चाहे कोई भी रिश्ता हो तो क्या बॉन्डिंग है उसकी? उसमें ये कि आप अपना टाइमिंग फिक्स कीजिए। अच्छा, टाइमिंग ज़रूरी है। टाइमिंग मस्त है भाई। हम देखते हैं सूरज निकला और सूरज डूबा, डेली है ये, टाइमिंग से है कि नहीं? दिन और रात भगवान ने दिया है, दिन भी और रात भी। काहे के लिए दिया भाई? कि आप अपना दिन में काम करें, रात में सोएं, टाइमिंग बनाएं अपनी। तो ये तो प्रकृति ने दिया, प्रकृति से देख के हमको भी वही समझना चाहिए कि हमें भी यही चाहिए करना। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम अपने को अडाप्ट करें जैसे प्रकृति अडाप्ट किए हुए। अच्छा, एक वो है हवा, जो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको। यस सर। एक आयरलैंड के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, उनका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन। हाँ, हैमिल्टन ने, इनका मैं बता रहा हूँ कि देखिए कैसे थे ये। जब ये 3 साल के थे तो इन्होंने इंग्लिश बोलना और पढ़ना समझ लिया था, 3 साल की। हाँ। और हैमिल्टन इनका नाम था, आयरलैंड के। आयरलैंड के थे? आयरलैंड, आयरलैंड के। इंग्लैंड में। अच्छा। आयरलैंड है, पूरा मुल्क है इंग्लैंड से मिला हुआ। हाँ हाँ। तो वहाँ के थी। तो इन्हीं ने, हैमिल्टन ने 3 साल में तो इंग्लिश सीख ली पूरी। 4 साल में इन्हीं ने फ्रेंच और स्पेनिश ज़बान सीख ली। 4 साल की उम्र में फ्रेंच और स्पेनिश। 4 साल की उम्र में? हाँ, और 5 साल के हुए तो 3 ज़बानें और, ये यहाँ की जो ग्रीक ज़बान है और हिब्रू ज़बान है। हाँ। एक और जब ये 10 साल के हुए तो संस्कृत भी सीखी इन्होंने। संस्कृत, अरबिक और एक लैंग्वेज और। मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल में इन्हीं ने इतनी लैंग्वेजेस। और इन्हीं ने एक हैमिल्टन प्रिंसिपल फिजिक्स में 19 साल की एज में, ये है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एनर्जी, ये इन्हीं ने प्रोड्यूस किया। यह है फिजिक्स का बहुत बड़ा, कि जो भी है कोई भी प्रकृति का नियम, वो किस नियम को फॉलो करता है कि कम से कम एनर्जी पाने की पोजीशन में आता है, लीस्ट एनर्जी की पोजीशन में आ जाए। एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहते हैं, वो कम से कम हो जाए, वो स्थिति गेन करता है। हमारे प्रकृति का जो भी फिजिकल चीज़ है वो ये कोशिश करती है। जैसे हम बैठे हैं, हम कौन सी स्थिति में आना चाहेंगे जहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। इस प्रिंसिपल को उन्होंने, यही हैमिल्टन था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए 3 साल की उम्र से उन्होंने इंग्लिश और तमाम लैंग्वेज के, और हर साल एक, 13 साल की उम्र से हर साल एक ज़बान सीखी उन्होंने। 20-25 ज़बानें वर्ल्ड की वो जानते थे हैमिल्टन। तो क्या है, तो कोई भी अगर ये कर सकता है। तो क्या था कि भाई उन्होंने अपने को अडाप्ट किया, प्रकृति के नियम भी देखे, उससे सीखा और सब कुछ किया। ये ओके। जैसे हमारे यहाँ के साइंटिस्ट थे, जैसे ये 560 एडी में ब्रह्मगुप्त जी, ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और वो थे मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन और थे, एक तो ब्रह्मगुप्त थे और एक थे आर्यभट्ट जी। हाँ, आर्यभट्ट। नाम नोट किया। आर्यभट्ट जी जो थे, ये थे 550 एडी तक, 500 ऐसे ही है इनका एज पीरियड। उसमें इन्हीं ने बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए मैथ का एक किताब, बहुत बड़ी, भारत की पहली किताब है मैथ की। भास्कर, यही नाम जो मैंने क्या नोट कराया, आर्यभट्ट। आर्यभट्टिया करके किताब का नाम है। आर्यभट्टिया करके था। आर्यभट्टिया, ये पोएम में ही है पूरी किताब, और इसके अंदर सारी मेंसुरेशन का बहुत से रूल्स हैं जी। ये पहली भारत की पहली किताब है गणित की। फर्स्ट बुक थी इंडिया की। ये अब से 2000 साल पहले की। 2000 ईयर्स बैक, आर्यभट्ट जी।
हाँ, अन्य एक चीज़ आपने और भी पूछी थी रामानुजन जी के लिए, हाँ हाँ सर। वो देखिए मैं हाँ, याद आ गया भूल गया मुझे। सर। तो रामानुजन जी, यही जो हुई ना ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस, हाँ, हाँ। जिसको MP सिंह साहब ने कंडक्ट किया, हाँ हाँ, बात हुई अभी। तो यहाँ पर एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, प्रोफेसर एंड्रयू, लिखिए नाम, प्रोफेसर एंड्रयू, ओके। उनका लेक्चर हुआ यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैथ डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इसी साइंस कांग्रेस में। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया कि रामानुजम जी के वर्क पर उन्होंने रिसर्च की, इन्हीं ने, एंड्रयू जी, हाँ हाँ। रामानुजन जी के वर्क पर रिसर्च, उन्होंने पूरा वो रिसर्च का उनका सारा लेक्चर हुआ 1.5 घंटे का, एंड्रयू साहब का, हमने सुना वो लेक्चर, हाँ हाँ। और सब थे, हाँ डॉक्टर RP अग्रवाल साहब भी थे उसमें, हाँ। लेक्चर में बैठे हुए थे हाँ, सब। हाँ। अब जब वो लेक्चर ख़त्म हुआ, उसमें हमारे साथ एक और पढ़े थे डॉक्टर, वो प्रोफेसर थे वाजपेयी जी, SK वाजपेयी, इसके बाद हाँ। हमारे क्लासमेट थे, अच्छा। MSc के, हाँ हाँ। और एरिज़ोना से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की PhD की उन्होंने। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हाँ, PhD। IIT में ये डायरेक्टर थे कंप्यूटर के, IIT में डायरेक्टर थे। IIT में यहाँ, ये लखनऊ में। तो SK वाजपेयी हमारे बहुत क्लोज दोस्तों में थे। अच्छा। साथ क्लास फेलो थे। हाँ हाँ। तो SK वाजपेयी साहब MSc में हमारे, हाँ तो इनका लेक्चर हुआ था कंप्यूटर उसी में, हाँ। हाँ इसी साइंस का में। हाँ। तो इसमें एंड्रयू साहब का हुआ था। हाँ। उन्होंने रामानुजम का सभी बताया कि क्या वर्क वहाँ उन्होंने किया। हम्म। जब ख़त्म हो गई तो हमने उनसे कहा, हाँ। आप रामानुजन जी का वर्क हमें भेज देंगे? हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा, हम भेज देंगे। हाँ एड्रेस नोट किया हमारा, हाँ। हाँ और एक महीने कहने हम भेज देंगे। तो 1 महीने के बाद हमें पूरा पार्सल मिला उनका, अमेरिका से वापस। अमेरिका से आपको हाँ, मिला? मेरे पास भेजा उन्होंने, वो है मेरे पास रखा हुआ। अच्छा। उसमें रामानुजम की पर्सनल डायरी भी है, जो उसका रिफ्लेक्शन है कि वो सारा काम, पर्सनल डायरी? पर्सनल डायरी पर जिस पर काम करते थे, अच्छा। तो वो सब हमारे पास है। आपके पास अभी भी और है? यहाँ भारत में और किसी बात नहीं होगी। हाँ तो सर, हम नहीं उनसे होगा। ले ली। हाँ सर। ये रामानुजम जी की, जो आपने पूछा ना, हाँ सर। तो ये बहुत बड़ी है, हम आपको दे देंगे उसकी कॉपी देंगे अगर हाँ कॉपी प्लीज़ एक बार। वैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ ना, मम्मी या पापा कभी आज तक कंपेयर नहीं किया, लेकिन जो दादा होते हैं दादी होती हैं कभी कभी अवधि में बोल जाते हैं कि उनके लड़की को इतना नंबर पाई है, तुम लोग नहीं इतना नंबर ला पाए। सर क्या ये कंपेयर करना बच्चों के लिए सही होता है? हाँ, कंपेयर करना अच्छा है, उसमें एक उत्तेजना बनती है कि हाँ हम भी ऐसे हो जाए, यही तो होता है। कंपेयर करना सही है? कंपेयर में अच्छा होता है। कंपैरिजन से ये है कि ये फिर ये आती है कि अच्छा ये कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? लो, हम भी करें। अच्छा, मतलब ये करना। जैसे हमसे, हाँ। हमारे एक क्लासमेट थे सत्संगी के, उन्होंने हमसे कहा कि आपका जो है साथ वो BSc में कई गोल्ड मेडल पाए हुए हैं आदित्य कुमार रस्तोगी जी, हाँ हाँ। वो आपके साथ MSc में ये सब्जेक्ट लिए हैं, वो ये वाले पेपर्स वो बैठेंगे, तो वो टॉपर हैं बहुत बड़े। हाँ हाँ। तो वो हमें भी जानते थे, हम भी भाई इसमें काफ़ी मैथ में थे आगे। हाँ हाँ। अरे तो हमने कहा भाई हमें इससे मतलब नहीं कि उन्होंने गोल्ड मेडल कितने पाए, हम क्या जाने, उन्होंने अपनी मेहनत की, हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें इसकी वो नहीं है चिंता कि दूसरा क्या कर रहा है पढ़ाई में, हमें अपने को देखना। तो सर आपने कंपेयर तो नहीं किया फिर ना? हाँ, यहाँ पर कंपेयर नहीं किया। अच्छा। वैसे लेकिन कंपैरिजन से कोई मतलब दिल में तो हुआ कि ये कह रहे हैं कि पाए, हाँ हाँ। ख्याल तो आया हाँ कि हम अपनी और तेज करें, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा लगे। हाँ हाँ। कि भाई हमारे उतने साथियों में एक ऐसे भी हैं, तो बात तो थोड़ी सी आई कि हम भी लग जाएं, ज़्यादा देखें, अपनी पढ़ाई को और मजबूत करें। तो हमारे उसमें था एक टॉपिक था मॉडर्न अलजेब्रा, जो आप पढ़ ही रहे हैं। इसको यहाँ पर पहले हमने लिया BSc ऑनर्स में इस सब्जेक्ट को। BSc के बाद हाँ हाँ। हमारे BSc ऑनर्स हो, फिर MSc हो। BSc ऑनर्स में यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे साथ इस टॉपिक को मॉडर्न अलजेब्रा, एक अनिल चंद्र रे बंगाली थे वो, और मैं, दोनों ने ये टॉपिक लिया था। 2 ही थे इस टॉपिक पर। बहुत सख्त टॉपिक है, मॉडर्न अलजेब्रा आसान नहीं होता, तो इसको बहुत मैंने लिया था, वही अनिल चंद्र रे ने, और वो बाद में साइंटिस्ट हो गया, अमेरिका चले गया, फिजिक्स में MSc भी किया, वो सब अमेरिका चले गया।
तो वो हम दोनों ने जब ये लिया था तो पढ़ाने वाले एक डॉक्टर इसहाक साहब थे यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। वही सब्जेक्ट। हम्म। तो उन्होंने कहा अपने कमरे में हम दोनों को बैठा देते, आप दोनों पढ़िए, किताब दे देते थे जो हाँ हाँ। लेदरमैन की किताब थी जो मॉडल, आप लोग पढ़िए, आपस में डिस्कस कीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए तब हमसे डिस्कस कीजिए। तो साल भर ऐसे हम दोनों ने वो पढ़ाई की मॉडल। हाँ। अब जब वो हो गया तो अगले साल जब एमएससी में हम आए तो फिर वही टॉपिक हमने लिया, आगे का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब आगे बढ़ चले, हाँ। एक लेवल आगे। फिर लिया। अच्छा, ये जो डॉक्टर इसहाक साहब थे ये जर्मनी चले गए, वो बुला लिए गए। ये भी थे जर्मनी वहाँ। चले गए? जर्मनी चले गए। अब यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं था कोई एलयू में। हाँ। तो उसको डॉक्टर हरिमोहन श्रीवास्तव पढ़ा रहे थे। हरिमोहन श्रीवास्तव सर। वो इतना उनकी नॉलेज इस पर कम थी। हाँ हाँ। तो अब वो किताब में जब क्लास में आए, जब उसमें रस्तोगी साहब भी बैठते थे, हम भी हाँ, थे। हाँ। यही एक रस्तोगी जिनका जो बाद में लखनऊ के डीएम भी हुए, हाँ हाँ। आईएएस में आ गए थे 13 पर। लखनऊ के डीएम? हाँ, डीएम भी हुए और चीफ सेक्रेटरी भी हुए। इनके मुलायम सिंह जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके चीफ सेक्रेटरी भी हुए। यही है एक रस्तोगी। तो इन्हीं ने, और मेरे साथी पढ़ रहे थे। हाँ हाँ। तो ये टॉपिक जब मॉडल जब पढ़ा रहे थे हरिमोहन श्रीवास्तव तो बहुत जगह वो नहीं समझा पा रहे थे। तो लड़कों जिनकी नहीं समझ में आया, उनमें से ये तो थे ही एक रस्तोगी भी बहुत। हमने तो खैर पढ़ा था उनसे, ऐसा साथ से काफ़ी क्लियर था। तो इन्हीं ने हाथ उठा के कहा कि नहीं समझ में नहीं आया और क्लियर कीजिए सब्जेक्ट। तो भी अपने टहलते रहे, कह रहे हाँ भाई क्लियर तो नहीं हो पा रही बात, किसी को है क्लियर, सवाल पूछा उन्होंने क्लास में। हाँ। अगर किसी को क्लियर हो तो बताए। हाँ। तो हमने हाथ उठाया, हमको बुलाया, उन्होंने आइए आपको। तो वो मैंने अपने व्हाट्सएप बोर्ड पर करके दिखाया, उनकी भी समझ में आया, उन सबसे पूछा भी, सबकी समझ में आ गया, सबने सर लाया। आप खुद गए थे? हाँ। तो ये उन्होंने कम से कम 10 बार हमें बुलाया होगा। 10 टाइम्स? हाँ पूरे। तो इससे आप ये समझिए कि टीचर कहीं अच्छे टीचर थे। हाँ। ये नहीं कि भाई अपने स्टूडेंट से पूछने में उन्हें वो संकोच हो रहा हो। हाँ। संकोच नहीं किया। तो हमारे लिए इज्जत बनी उनकी कि हाँ। हमारे डॉक्टर जैसे हरिमोहन श्रीवास्तव जी कितने हमें चाहते भी थे। वो कह के आओ भाई तकवीर आके बताओ तुम। हाँ। कह के बुला लेते। तो ये एक इनकरेजमेंट भी हुआ। हाँ। तो आप समझिए वो एक रस्तोगी भी हमसे बहुत क्लोज रहे, हमारे घर पर भी आए जब डीएम भी हुए, तो हम तो दोस्ती बहुत क्लोज थी। इसी तरह से एक और टॉपिक था टेंसर कैलकुलस, रीमेनियन ज्योमेट्री, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया? हाँ वो वाला, उसको भी हमने लिए हुए थे टेंसर का। उसको पढ़ाती थी मिसेस कमला देवी सिंह, केडी सिंह। हाँ। वह भी अलाइव में 90 ईयर्स की हैं, हमारी टीचर। तो वो कुछ प्रॉब्लम उसमें की नहीं सॉल्व कर पाई। हाँ हाँ। हम लोगों ने जब जाके रस्तोगी साहब ने, और हमने पूछी उनसे, हमसे नहीं निकल पाई, आपने कोशिश की। तो हमने रात में 1:30-2 बजे तक कई रातें हम बैठे, उस क्यों नहीं ये निकल रहा है, इसका निकाल लिया उसका। आपने सॉल्व किया खुद से? हाँ, वो जाके फिर दिखाया हमने, उन्होंने भी सॉल्व कर लिया था, रस्तोगी नहीं, उनके भी निकल आया। दोनों ने जाके उनसे बात की, मैडम थे, तो उन्होंने देख के कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। सर कितने घंटे में सॉल्व किया था आपने? ये कम से कम 20-25 घंटे तो लगे होंगे हमें, हर दिन कई रातें। अच्छा, कई रातें जाके? तब जाके उसका सोल्यूशन समझ में आ गया कि खुद से इन्वेंट किया सोल्यूशन भी। अब देखिए कि हम लग गए कि क्यों नहीं सोल्यूशन निकल रहा, तो सोल्यूशन निकल आया। अच्छा, वो हमारा वर्क जो है, हमारे यहाँ जो लकड़ी की अलमारी उस पर रखा था, बारिश का पानी आने पड़ा, वो सब दीमक लग गई। वो हमारा रिसर्च वर्क था एमएससी का। एमएससी का रिसर्च वर्क 1000 पेज का था तमाम, उसके अंदर और भी चीज़ें की थी हमने। अच्छा। हमारे रामानंदम जी का डायरी वायरी मैंने बताए। हाँ। वो मेरी वो भी एक तरह से डायरी थी, बहुत बड़ी, 1000 पेज का बहुत बड़ा रजिस्टर था, इतना बड़ा करके उस पर हम करते रहते इस तरह। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ ये कि हमारा ये सारा दीमक चाट गई पूरी। 1000 पेज का वर्क, 65 की एमएससी का, और उसमें वो सब था जो जेन्युइन वर्क था। यानी हमारे प्रोफेसर मिसेस केडी सिंह नहीं निकाल पाई। हाँ हाँ। इसी तरह। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सक्सेस, आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है?
आप सक्सेस को कैसे देखते हैं? जैसे कुछ लोग सक्सेस को नहीं मिलता बहुत, मतलब सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है सक्सेस की, तो आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस के मामले में? बस सक्सेस इंसान की तब है कि जब वो अपने में सेटिस्फैक्शन फील करे तो सक्सेस है। जब वो खुद से सेटिस्फाई हो जाए। अपने में सेटिस्फाइड हो तो यही सक्सेस है ओके। कि हमने जो किया है ठीक किया है। अगर आप इस पर हैं कॉन्फिडेंस तो यही सक्सेस है। यही सक्सेस है। वाह। तो सर कोई एक एडवाइस जो आप हम लोगों को देना चाहेंगे, हम जैसे स्टूडेंट्स को, कोई एक एडवाइस बस? हाँ, ये है कि आप कभी किसी चीज़ में ये ना सोचिए कि ये नहीं हो सकता। हर चीज़ मुमकिन पॉसिबल है, पॉसिबल कर सकते हैं। है। इसमें कभी ये ना सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। पहली चीज़, अगर आप अपने में दिल में ये विश्वास पैदा कर लें हाँ। कि भगवान है, भगवान आपकी हेल्प करेगा हर जगह, भगवान को ना भूलिए। हाँ हाँ। भगवान हर जगह हेल्प करेगा आपको, आपको ताकत देगा, आपको शक्ति देगा कि ये काम जो नहीं हो पा रहा हमसे हो जाए तो हो जाए। सर कोई एक फेवरेट बुक या कोई आप गाने सुनने या फिल्म्स ऐसे कुछ आपको इंटरेस्टिंग है? हमें मिर्ज़ा गालिब के एक वो है दीवाना हमारे पास है, उसकी बहुत सी हैं याद हैं मुझे। वो बहुत अच्छे पोएट, उनकी पोएट्री में मैथमेटिकल आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। अच्छा, मिलते थे? अरे बहुत अच्छी पोइट्री की किताब है वो बहुत हमें लाइकिंग है। और उसमें मैं एक वाक़या यहाँ पर बताऊँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिर्ज़ा गालिब पर गालिब एकेडमी वाले आए थे, प्रोग्राम था यही लखनऊ यूनिवर्सिटी का। हाँ। उसमें प्रिसाइड कर रहे थे गवर्नर हमारे यहाँ की थी, ये राम नायक जी। राम नायक जी। हाँ, प्रिसाइड राम नायक जी ने हमें अवार्ड दिया है। एक बुक जो है मुझे बहुत पसंद है उनकी, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद की पसंद है आपको? बहुत पसंद। वाह सर, उन्होंने स्टोरी लिखी हैं सब बहुत। बहुत। आप पढ़ते भी हैं अभी भी? पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ते हैं आप? हाँ, देख लेता हूँ। मैं वाराणसी में गया था अभी एक प्रोग्राम में, मेरे एक स्टूडेंट हैं वहाँ, डीन है वहाँ। एक सेंटर है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन। इसमें जो डीन हैं प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, वो मेरे स्टूडेंट हैं। आपके स्टूडेंट? हाँ, प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव इसमें है उनका। ओके। मेरे लिए लिखा है बहुत बड़ा, आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा उन्होंने आर्टिकल मेरे लिए लिखा है। आपके लिए लिखा था? हाँ, लिखा है। ओके सर। सारी यूनिवर्सिटी में इनके लेक्चर होते हैं, डीसी सेंटर से टीचर्स कैसे पढ़ाएं इस पर है। तो सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है आपको? हमको खुशी ये मिलती है कि जैसे हमने आपको देख लिया, आपसे बात कर ली तो बहुत खुशी है। अच्छा। तो ये मिल के हमारे स्टूडेंट जो भी हैं, हम जिनसे भी मिलते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसमें हम ये देखते हैं हम अपने स्टूडेंट से मिल के जो हमें खुशी मिलती है, वो खुशी हमें और कहीं इससे नहीं मिलती। सर कोई एक एडवाइस जो आप मुझे देना चाहेंगे तो वो क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। एडवाइस है हमारी तरफ से ये है कि आप अपने घर में माता पिता की खूब खुशी को पूरा कीजिए, पहली एडवाइस। ओके। उससे आपको अंतर आत्मा के अंदर बहुत अच्छा शक्ति प्रदान होगी। ये समझ लीजिए, माँ बाप की सेवा करना जो होता है ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। इसको जो लोग करते हैं वो जानते हैं। ओके। इसके अंदर सबसे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, उसकी दुआ भी मिलती है। उसके बाद आप अपने जो भी बड़े लोग हैं उनसे अच्छे बर्ताव से मिलिए। सहायता दूसरों की करने में हाथ कभी ना, ये ना कि रोकिए ना हाथ को, अगर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। ये एडवाइस है। ओके सर, थैंक यू सर, आपने मुझे अपना टाइम दिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आपने मुझे टाइम कम दिया, वरना मैं आपसे भी बहुत कुछ सीख सकता था। तो आप समझिए, हमने कोशिश की है कि एक सैचुरेटेड बात आपको बता दें। भाई जाहिर लाइफ इतनी बड़ी है, उसके हाँ, बहुत से एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ कैसे की, सब एक बहुत बड़ा है। 80 इयर्स की लाइफ गुजारी है, कैसे गुजारी है, किस तरह गुजारी, तो वो होता है। तो उसको कंपैक्ट करके भी कहना बताना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैथमेटिक्स ये देती है कि शॉर्ट में बहुत बड़ी बात को कैसे कंसंट्रेट कर दें। तो मैथमेटिक्स को समझना, पढ़ना हर एक के लिए आवश्यक है।
ये नागरिक, हर नागरिक को मैथ जरूर पढ़ना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। तो ये थे प्रोफेसर SSH ताकवी सर, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगे उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। ओके, थैंक यू।